और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात शिवराज कैबिनेट की बैठक की। शिवराज कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होनी है। बैठक में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अनुमोदन, राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2007 में संशोधन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। वहीं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा कई बैंकों से लिए गए ऋण के मुद्दे पर चर्चा संभावित है। केंद्र द्वारा तय सीमा से अधिक उपार्जित उड़द के मुद्दे के साथ साथ मंडियों में होने वाले विक्रय पर मंडी टैक्स में कमी के अनुमोदन पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज पर जो कृषि ऋण दिया जाता है, इस योजना को जारी रखने को लेकर भी मंथन होगा। तो कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। कल ही बजट आया है, आम बजट आया, और उसके बाद कैबिनेट की आज बैठक। तो ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि इस बैठक पर जो बजट है उसका असर कहीं ना कहीं नजर आएगा। आज जो प्रस्ताव है, तकरीबन 2 दर्जन प्रस्ताव हैं, उन पर आज चर्चा हो सकती है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको अनुराग के पास लिए चलेंगे। अनुराग, बैठक के बारे में भी जानकारी दें, क्या कुछ खास है? दूसरा कि कल ही बजट आया है, आम बजट आया है, उसका एक बजट इफेक्ट भी इस बैठक में नजर आएगा। अनुराग। बिल्कुल, देखिए, आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी जो कि कल बजट में आई थी, और उसी बजट के मुताबिक मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगे काम करना है, राज्य के बजट को किस तरीके से मूर्त रूप देना है, उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 2 दर्जन अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। जो दुग्ध संघ से विक्रेता हैं, उनको किस तरीके से वित्तीय मदद दी जा सकती है, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो दुग्ध संघ से जुड़े हों, किसानों से जुड़े हुए, किसानों को जो 0% ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था है उसको निरंतर जारी रखने का फैसला आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इसके अलावा तकरीबन 2 दर्जन अहम प्रस्ताव हैं, चाहे वो पावर मैनेजमेंट कंपनी को जो अलग अलग बैंकों से ऋण लिया गया है उसमें किस तरीके से सरकार वित्तीय मदद कर सकती है, उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा की जाएगी और उस पर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है। तो कुल मिलाकर आज होने वाली बैठक में करीब 2 दर्जन अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। और सबसे अहम ये मुद्दा भी है कि जो राज्य का बजट आने वाला है उसको लेकर भी आज चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से विभागों को अपना बजट तैयार करना है, और जो विभागों से जो अनुशंसाएं और जो प्रस्ताव वित्त विभाग को मिले हैं उन पर किस तरीके से फैसला करना है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। कल जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है, उसके बाद किन मदों में कितनी राशि दी जा सकती है, उसको लेकर भी आज बजट में चर्चा हो सकती है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कैबिनेट की बैठक 11 बजे और लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है। अब बात कोरोना संकट से जूझते देश के आम बजट की, जिस पर न सिर्फ साल 2020 में आई आफत से निपटने की जिम्मेदारी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती भी है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। आत्मनिर्भर भारत का बजट, बेहतर 22 का बजट। 2 घंटे से करीब 10 मिनट कम के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही बड़े ऐलान किए और इसकी शुरुआत की गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र करके। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. गुरुदेव के इन पंक्तियों के जिक्र का मकसद था मुश्किल वक्त में देशवासियों की उम्मीद को जगाए रखना, और साल 21-22 के बजट पेश होने से पहले आम और खास की उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही थी। अब सवाल है कि लोकसभा में साल 21-22 के लिए
जो बजट पेश किया गया उसमें क्या क्या खास है, आप खुद सुनिए। There are two important features of this budget. It is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. तो बता दें कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान दो ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका असर सीधे आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। पहली, आयकर स्लैब को लेकर हुआ ऐलान, और दूसरा, बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। चलिए पहले सस्ते और महंगे के बारे में जानते हैं। इस बजट में विदेशी मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर उपकरण और कॉटन महंगा हुआ है, जबकि स्टील का सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान और चमड़े से बना हुआ सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा आम लोगों की नजरें टैक्स स्लैब पर टिकी होती हैं। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। लोगों को उम्मीद थी कि 2.5 लाख के बजाय इस बार 3 लाख की कमाई तक टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरीके से 2 तिमाही में अर्थव्यवस्था नेगेटिव रही है, उसको देखते हुए इस बार टैक्स नहीं बढ़ना किसी राहत पैकेज से जरा भी कम नहीं है। हालांकि इस बजट में डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों की जेब पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब इस बजट की खास बातों को जान लेते हैं। मसलन ये कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ का ऐलान किया गया, जो कि पिछले बार की बजट राशि से 137% ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। बीमा के क्षेत्र में सरकार ने FDI की सीमा 74% तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा। कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के जरिए 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां हटेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट को कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए इस बार बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कहा कि भारत एक तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हर किसी का महत्व है, फिर चाहे वो कर्मचारी हो या फिर व्यापारी। सब लोगों की कड़ी मेहनत से इकोनॉमी में गतिशीलता आएगी। वित्त मंत्री ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया के खिलाड़ियों का उदाहरण भी दिया। I wanted to ask you a question on growth. Are you confident that we will be able to grow in the next few years in the way the economic survey pegs the growth at 11% of GDP growth at 11%? And is it sustainable over the next few years? The former finance minister and your predecessor says that thinking of a V-shaped recovery is absolutely vain, and predicting it is vanity. So how do you react to this criticism? First of all, I've never gotten into the alphabet soup business of V, K, anything else, U or whatever. I've not even bothered to talk about it because I don't want to get into that discussion. My job here is to make sure the Indian entrepreneurial motivation, the drive that Indian businesses have, small, medium, large, all of them have. Otherwise, do you think just even when there is a partial unlocking happening, people have gone about their business? Otherwise, do you think this kind of GST numbers would come now? So I don't believe that I am talking about
a V-shaped growth or X-shaped growth for people to judge me. My business here it is to take care that I facilitate the Indian entrepreneur, the Indian migrant worker, the Indian workers who want skill, the Indian businessmen who want to run their business and take care of their family. It's my business to help them. The economy will get triggered based on their hard work. I don't for a minute think it's me sitting in Delhi, North Block, to do it. So let there not be any confusion about that. It is the spirit of the Indian entrepreneur which is growing and which is delivering, and that is why I took the example of the cricket team in Australia. That is very interesting. If they could perform when no one in the cricket world thought Indians can perform, when you had the typical Australian sledging happening, yes, but they withstood all and showed performance. That's pure India, the Indian youth, which just want that little help from you and they'll do it all for themselves. इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वे भवन्तु सुखिनः का बजट है। सीएम ने केंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने आपदा को अवसर में बदलने का बजट दिया है। वो आत्मनिर्भर भारत का बजट है। कोरोना काल में एक नई दिशा और एक नई दृष्टि देश के विकास और जन कल्याण की इस बजट में दी गई है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का बजट है। किसान हो, महिला सशक्तिकरण हो, या नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने का सवाल हो, आर्थिक गतिविधियां बढ़ा के रोजगार के सृजन का प्रयास करना और कोरोना जैसे संकट से जूझने के लिए और उसको समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जैसी योजना इसमें प्रारंभ की गई है। 75वीं सालगिरह पर आजादी के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। ये बुजुर्गों को वरदान होगा। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में नए विद्यालय 750 प्रारंभ करना, एकलव्य स्कूल के रूप में या सैनिक स्कूल 100 नए खोलना, ये शिक्षा की दृष्टि से क्रांति लाएंगे। इधर बजट को लेकर जहां एमपी सरकार के मंत्री तारीफ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि एक राशन कार्ड से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में अगर जाएगा, विशेष तौर से जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो मजदूरी के लिए कहीं जाते हैं, उसी राशन कार्ड से वो वहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन, इसके साथ शिक्षा और कृषि, इन 4 स्तंभों पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। लोगों को बड़ी आशा और अपेक्षा थी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा और निराशा हाथ लगी है। कुछ हुआ नहीं है ऐसा। वित्त मंत्री महोदया ने खुद भी स्वीकार किया है कि जीडीपी में -9% का नुकसान है, ग्रोथ नहीं है जीडीपी की। सरकार ने इतना सेस और टैक्स लगाकर जो पैसा वसूला है, तो उससे आम आदमी को ये एक भरोसा था कि आने वाले समय में जब बजट आएगा तो राहत मिलेगी, पर लगभग डबल से भी ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का टैक्स से कलेक्शन गवर्नमेंट का हुआ, पर आम आदमी के खाते में कुछ नहीं आया। ये बहुत निराशाजनक बात है।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट कर इसे निराशाजनक बजट करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना के भीषण संकट काल के समय आए साम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीद थी, लेकिन इस बजट से आमजन को भारी निराशा हुई। कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल को बड़ी सौगात दी। 50 साल पुरानी भानपुर खंती के साइंटिफिक क्लोजर का काम पूरा होने पर सीएम शिवराज ने उसका निरीक्षण किया। करीब 52 करोड़ की लागत से हुए साइंटिफिक क्लोजर के बाद 15 एकड़ में भव्य पार्क बनेगा। 21 एकड़ जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा और छोटे तालाब में आने वाले सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए माहौल दामखेड़ा में बने 35 MLD यानी 35 करोड़ लीटर की रोजाना क्षमता के STP का सीएम शिवराज ने लोकार्पण किया है। खरगोन जिले के सनावद में SBI बैंक के कैश काउंटर से 3,76,076 रुपए की चोरी हो गई। इस मामले में बैंक कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। चोरी की घटना CCTV में कैद हुई है। 2 अज्ञात युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस पड़ताल कर रही है। खास बात यह है कि बैंक थाने के सामने है। CCTV में देखा जा सकता है कि चोरों ने कैश काउंटर के अंदर जाकर चोरी की है। सिवनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ 74 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये तीनों संदिग्ध कैश लेकर सोना खरीदने के लिए बनारस से मुंबई जा रहे थे। 1 करोड़ 74 लाख रुपए हमें गाड़ी की तलाशी लेने में बरामद हुए हैं। इसमें हमें 3 आरोपी जो हैं हरिओम यादव, सुनील वर्मा और ग्यास बाबू, इन लोगों से पूछताछ की गई। इन्होंने कोई वैध दस्तावेज या पैसे के बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं दी। इनके द्वारा बताया गया कि ये व्यापारी से पैसे लेकर बनारस से मुंबई जाते हैं और मुंबई से वापस गोल्ड लेके वापस डिलीवरी करने वहाँ बनारस जाते हैं। मंडला में अमझर गांव के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पड़ताल जारी है। इंदौर ड्रग्स मामले में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी अजमेर से हुई है। ये दोनों आरोपी 20 सालों से ड्रग्स तस्करी में शामिल थे। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और गुजरात से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर से गोंडल जा रही बस पलट गई है। हादसे में 7 लोग जख्मी हैं। इस बस में 55 लोग सवार थे। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देर रात यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर से गोंडल की तरफ जा रही बस पलट गई, जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए। इस बस में 55 लोग सवार बताए जा रहे हैं। जो 7 लोग जख्मी हुए हैं उनमें से 2 की हालत काफी गंभीर है और अस्पताल में इन सभी को भर्ती करवाया गया है।